सो हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं आर्टिकल को। आप में से अगर किसी ने कल मैंने ऐसे ही कर दिया था लाइव, अगर किसी ने देखा होगा तो मैंने ऐसे ही मतलब पूछ रहा था द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच में। बाय द वे उसको हटा दिया मैंने वीडियो को, क्योंकि उसकी नॉइस बहुत खराब थी। मैं चेक कर रहा था बेसिकली मेरा लैपटॉप कितना वर्क करता है सीरियसली, मतलब विद माइक के साथ कोलैबोरेट करके। बट एनीवेज वो साउंड सही नहीं था तो उसको मैंने हटा दिया उस वीडियो को। जनरली वो वीडियो भी थोड़ा हुआ नहीं। मैं वो भी देख रहा था कि लाइव में मतलब कितने बंदे एक्टिव हैं। आप में से कुछ आए भी थे, कुछ नहीं भी आए थे, तो कोई ना, अभी उभरते हुए चैनल है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, आई बिलीव। बाकी डिस्कस करते हैं आज के आर्टिकल को। बेसिकली आज का आर्टिकल ये ही बताना चाह रहा है आपसे कि अगर जो मोदी जी का कंसेप्ट है, एवरी टाइम वो एक ही एक बात को काफी रिपीट करते हैं, किसको? आत्मनिर्भर को। तो उसी के अंडर में ये बात है पूरी। तो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या बात करनी चाहिए हमें इसके रेस्पेक्ट में। वैसे आज के आर्टिकल को ज्यादा समझने का है, वोकैब इसका इतना शानदार नहीं है, बट समझने के लिए काफी कुछ है। एज यू नो, हम पहले इसके ब्रीफ पॉइंट आउट करेंगे इसको, पूरे आर्टिकल को, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग हम समझना चाहेंगे कि ये आर्टिकल बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। ओके, सो सेल्फ सफिशिएंसी हेल्ड बैक, सेल्फ सफिशिएंसी हेल्ड इंडिया बैक, या सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया बैक, कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली सेल्फ का मतलब होता है खुद के रेस्पेक्ट में, और सफिशिएंट मतलब कि आप अपने आप में कितने सफिशिएंट हो। तो बेसिकली मोटा मोटी तौर पे ये बात यही कहना चाह रही है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंस से ही बाहर आ सकता है, या वापस उस पॉइंट को रीगेन कर सकता है जो पॉइंट वो इंडिया चाह रहा है। अब आप लोग बोलोगे जल्दी से सेल्फ सफिशिएंस बता दो क्या होता है। सेल्फ सफिशिएंस एक शब्द में बोलूं तो आत्मनिर्भर, ठीक है, बस वही है। अब उसके बेसिस पे कौन कौन से एमएसएमई का क्या रोल है, या लार्ज एंटरप्राइजेस का क्या रोल है, स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्या रोल है, उनकी भी बात करेंगे। कोटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, यहाँ पे ये वर्ड आएगा बाद में, तो उनकी भी बात करेंगे। क्योंकि बेसिकली मेरी आदत है, मैं पहले समझाने से पहले मैं सीधा, आदत कभी नहीं है कि ऐसे पढ़ा के फ्री कर दो, नेवर। So some useful economic history lesson on how we manage to handicap our slaves। मतलब कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिकली हिस्ट्रिकल लेसन है, ऐसे से मतलब पॉइंट है जिससे क्या कर सकते हैं हम अपनी हैंडीकैप का मतलब बेसिकली टूटा हुआ हाथ, या ऐसा हैंडीकैप मतलब एक अंग ना होना, वैसे नहीं है। यहाँ उस बात का मतलब है कि एक चीज से वो चीज दूर हो रखी है। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई के अंदर हैंडीकैप हो। क्यों हैंडीकैप हो? क्योंकि आप उस वे में या उतने अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए तो कोई आपको आपके एजुकेशन पर्पस पे जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें हैंडीकैप शब्द का इस्तेमाल करेगा। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, जब भी हम अगर इकोनॉमी की बात करें, देखो मैंने तो अपनी स्टडी कुछ इसी के अंदर की थी, तो थोड़ा बहुत काफी अच्छे से कुछ कुछ चीजें पता है। देखो, कुछ पॉइंट है जो जानना बेहद जरूरी है, बेहद मतलब बेहद जरूरी है। देखो, बात करें सबसे पहले वर्ड की, एक होता है कैपिटल। अब आप में से कुछ लोग इस कैपिटल को मतलब राजधानी भी समझेंगे, कुछ जो लोग इकोनॉमी या इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ते होंगे तो वो इसको काफी अच्छे तरह से जानेंगे। एक वर्ड होता है एसेट, ये भी काफियों ने सुना होगा, काफियों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और वो सब तो होता ही है। देखो, कैपिटल का बेसिकली मतलब अगर मैं इकोनॉमी का टर्म में बताऊं तो आपको पूंजी समझ लो, ठीक है। और पूंजी मतलब आप ऐसे समझ लो कि पैसा। बट इकोनॉमी की दुनिया में कैपिटल को पैसा नहीं माना जाता बेसिकली। तो क्या माना जाता है? कैपिटल बेसिकली वो चीज है, या वो अमाउंट बोल सकते हो। अब अमाउंट का मतलब पैसे ही नहीं होता, अमाउंट होता है कोई भी चीज की वैल्यू। तो कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट है जो आपके बिजनेस को रन करने में आपकी हेल्प करता है। अच्छा, तो ठीक है।
तो मतलब हम इसको पैसा बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, बट ऑलवेज नहीं। सेकंड वर्ड है एसेट। ये सब वर्ड मैंने डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस सारे आर्टिकल्स के अंदर, जाके आप अगर एक एक आर्टिकल को भी अगर आराम से देखोगे तो आप इंग्लिश से ज्यादा तो अपना करंट अफेयर या मतलब जो बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी है वो ज्यादा अच्छे से कवर कर लोगे। क्योंकि रीडिंग हैबिट्स तो आपके ऊपर ही है, मैं तो यहाँ पढ़ा दूंगा और आप घर पे प्रैक्टिकली बैठ के उस न्यूज़पेपर को, इस आर्टिकल को कितने मिनट के अंदर कवर करके उसका सेंस समझ के उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट समझ लेते हो। दैट्स द रियल इशू अबाउट द रीडिंग ऑफ एनी न्यूज़पेपर। ओके, सो बात करते हैं एसेट की। एसेट बेसिकली काफी बार इसका नाम मैंने अपने आर्टिकल्स के अंदर लिया है। जो मेरा रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो वो तो पहले इसका आंसर बता देंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे लाइव होता तो मेरे को कमेंट भी आने स्टार्ट हो जाते इसके बारे में, एसेट ये होता है। बट एज यू नो, मैं हर बात को वापस से रिकॉल करवाने में मेरे को कोई हिचक नहीं होती, तो मैं करवाता हूँ उसको। तो बेसिकली एसेट वो चीज होती है जो आपका कैपिटल के टर्म्स में यूज हो। नहीं समझ में आया सर? मुझे पता है। देखो, बेसिकली एसेट होता है आपका जितना भी सामान है जो आपके इंडस्ट्री में काम करते हुए आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जैसे एक मशीन है जो, एक मान लो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जिससे सिरिंज बनती है मेडिकल्स की, जो सिरिंज लगती है जिससे कोविड की अभी वैक्सीन लग रही है, उसकी मान लो मशीन है जिसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। तो वो जो मशीन है वो मान लो 1 घंटे के अंदर कम से कम मान लो 5,000 सिरिंज के प्रोडक्शन कर देती है। ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन को भी मास प्रोडक्शन बोलते हैं, मैं बता दूं आपको पहले ही। जब प्रोडक्शन एक हाई लेवल ऑफ टर्म्स में होने लग जाए तो उसको प्रोडक्शन ना बोल के मास प्रोडक्शन बोला जाता है, क्योंकि एक साथ हजारों की तादाद में प्रोडक्ट बन रहा है। तो बात करते हैं, वापस उस पर आते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है वो एक मशीन है, बट वो आपका एसेट है। वो आपका एसेट किया है, क्यों है? क्योंकि वो जो आप सीरीज बना रहे हो उनसे जो रेवेन्यू आप कमाओगे, तो यही तो होता है एसेट। एसेट बेसिकली वो चीज होती है जिसके थ्रू आप अपना कैपिटल या अपना रेवेन्यू अर्न करते हो। बेसिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा एसेट क्या है? मेरा एसेट है ये पेन, इसके थ्रू मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। मेरा एसेट और क्या है? मेरा मोबाइल फोन है, या मेरा कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मेरा माइक है जिससे मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ। दिस ऑल आर क्या है? एसेट्स। आई थिंक आपको एक एक बात क्लियर होती होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। बेसिकली वर्ड है SSI। क्या वर्ड है? SSI। इसका मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, तो बेसिकली ये क्या होती है? बेसिकली ये वो स्केल है। स्केल का मतलब होता है कोई मेजरमेंट करना। जैसे आप में से काफी लोगों ने सुना होगा ISO का लैंडमार्क। कोई भी कंपनी देखी होगी उसके पीछे ISO 9001 लिखा होता है। उसका मतलब होता है, बेसिकली आपने देखा होगा ऐसा बना हुआ, ऐसे गोल चक्रे के अंदर होता है, ISO लिखा होता है, फिर 9001 लिखा होता है। देखा होगा ऐसा, मैं श्योर हूं आपने देख रहे। ये हो गया या SSI हो गया, ये बेसिकली एक लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्शन को रन करने के लिए। तो ISO जो 9001 है वो इसके अंदर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिकली बताता है किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वालिटी है। क्वालिटी के बेस पे जो लाइसेंस मिलता है वो होता है ISO। वो प्रोडक्ट चाहे खाने वाला हो चाहे ना खाने वाला हो, जनरली इंडस्ट्री के ऊपर लगता है। प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइसेंस लगता है वो होता है FCCI सहित, ऐसा कुछ होता है मेरे हिसाब से, देखा होगा आप लोगों ने काफी। और जो छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्री होती है, जो मान लो ये पेन बनाती हो, या मान लो चारपाई बनाती हो, या मतलब कोई छोटा मोटा पोल्ट्री फार्म हो, तो उन सबको जो देना होता है वो देती है SSI। बेसिकली ये एक लाइसेंस देती है आपके इंडस्ट्री को रन करवाने के लिए। तो ये जो चीजें हैं जो स्मॉल लेवल पे काम करती है, कि वो सेल्फ सफिशिएंसी है उसके अंदर, कि वो इंडिया को वापस ला सकती है उस इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। इस पूरे 10 मिनट के अंदर मैं आर्टिकल को आपको समझा चुका हूं। अब बस अपने को पढ़ना है, पढ़ते हुए बस फील लेना है। ठीक है, रही बात, एक होती है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज का मतलब आपने सुना होगा, जनरली एक छोटा सा जगह जिसके अंदर लोग रहते हैं, कॉटेज बना हुआ। यहां मेरा कॉटेज है। अच्छा, कॉटेज भी बेसिकली इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ही आती है, जहां हम छोटे रूप में जो व्यापार किए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई चीज का काम करते हैं। तो वो सब जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं स्मॉल स्केल के रेस्पेक्ट में आते हैं। कौन आते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे मान लो
कि कोई कपास की खेती करता है तो कपास से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो मान लो एक स्मॉल स्केल पे कोई नॉर्मल आदि बना रहा है, जिसके अंदर आप पैसा भी खुद का लगा रहे हो, बंदे भी आपके घर के ही बंदे लगे हुए हैं काम करने को, और पैसा भी आपका घर के अंदर ही आ रहा है, तो वो बेसिकली एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पार्ट बन जाता है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ द आर्टिकल। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट इट हैज गॉन virtually unrecognized that the goal of economic self-sufficiency single-handedly held the near 4 decades। यहां तक मैं पढ़ चुका हूं इसको, ठीक है। सिंगल हैंडली बात कर रहा है, ये जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात जो है वर्चुअली बोल रहा है, मतलब एक वो वर्चुअली का मतलब आप समझते हो ना, जिससे आपने एक वर्ड सुना होगा सेमिनार, जो बेसिकली कोई बंदा अपनी बात को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है वेबिनार, जो भी कोविड के तौर में काफी चर्चित वर्ड आया था, जो कि डिजिटली थ्रू आप कोई चीज का कॉन्फ्रेंस करते हो, ठीक है। तो ऑल एस बेसिकली ये वेबिनार जो है वही है वर्चुअली, ठीक है। ऑल एल्स इंक्लूडिंग द लाइसेंस परमिट राज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिजर्वेशन एंड हैवी प्रेजेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आइदर बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस गोल और स्लाइड्स लो, ठीक है। पीएम नेहरू, उनकी बात हो रही जब वो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, व्यूड इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंसी एज नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। भाई पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए इसका प्रिजर्व होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? ही हैड द डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट फॉर किस किस का इंपोर्ट के लिए, एक तो रेलवे, एयरप्लेन, गन्स अमाउंटेड टू बीइंग स्लेव्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। स्लेव्स का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर उन्होंने आने वाले टाइम हमारे रिलेशन उस कंट्री के साथ अच्छे नहीं रहे, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट्स, तो उन सबकी डिपेंडेंसी का प्रिजर्वनेस बहुत जरूरी था पीएम नेहरू के अकॉर्डिंग। व्हेनेवर दिस कंट्रीज विश दे कुड स्टॉप सेंडिंग दिस थिंग्स वी वुड देम द रिमेन स्लेव्स, बन के रह जाएंगे वापस से। अगर उनका मन किया तो वो बंद कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली देयर वाज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बिटवीन किसके बीच में, सेल्फ सफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में काफी अच्छा डिटेल से बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जाके आप देख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में काफी फर्क होता है। प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्शन एंड एल्स। इन 1950s इंडिया बोथ इनकम एंड सेविंग रेट्स वर एक्सट्रीमली लो। बेसिकली होना ही था, उसी में देश आजाद हुआ था, दैट द ट्रांसलेट इनटू द मीगर सेविंग। मीगर का मतलब बहुत ही थिन, बहुत ही कम, तो बहुत ही कम सेविंग थी। विद एम्पल लेबर सप्लाई अवेलेबल द की ऑफ फास्ट डेवलपमेंट, देयरफॉर द ले ऑफ कंजर्वेशन द सेविंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। सेल्फ सफिशिएंसी स्टूड इन द वे ऑफ सच कन्वर्जन। इसी के आसपास कहीं खड़ी लगती है, ठीक है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी रिक्वायर्ड रैपिड एक्सपेंशन। इसको मतलब एक छोटे फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसको लेना है तो आपको रैपिडली और फास्टली एक्शन लेना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी इनटू अ डाइवर्स सेट ऑफ द प्रोडक्ट ranging from a bicycle to automobile to railway to airplane to their component as well as metal and machinery necessary to manufacturing and product and component। बेसिकली अगर आप देखोगे ना सही ढंग से, कभी आपने मेजर किया होगा लार्ज स्केल पे जो भी कंपनीज होती है और स्मॉल लेवल पे जो कंपनीज होती है, बेसिकली जिसका बाई प्रोडक्ट होता है ना बहुत शानदार स्मॉल स्केल का होता है, वो पब्लिक रीच में ज्यादा आता है। अब राफेल है, राफेल के अंदर पब्लिक रीच का क्या काम है? आर्मी के लिए, हमारे देश की आर्मी के लिए वो। बट वहीं अगर बात करें तो दिवाली पे जो हम लाइटें खरीदते हैं, जनरल देखा होगा चाइनीज लाइट है, अगर उसी को स्मॉल स्केल पर अगर इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक अफेयर या पब्लिक रीच कितना होगा, ये बात है। तो इन सब टर्मिनोलॉजी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं ताकि मैं फिर फ्लो में भूल ना जाऊं। अगर ब्रॉडली मैं बात करूं इसके ऊपर क्या कि मैन्युफैक्चरिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। पहली है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। भाई कैपिटल के रेस्पेक्ट में हमारा इंटेंसिव कितना है हमारे प्रोडक्ट के रेज में, सच एज दोस जस्ट एज मेंशन दैट द हेड आर प्रोड्यूस्ड बाय द लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। बहुत ही हाई लेवल पे एंटरप्राइजेस पे जो प्रोड्यूस किया जाता है। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट सच एज द क्लोथिंग, फुटवेयर, किचन वियर, फर्नीचर दैट कुड बी द प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल enterprises referred to as the
कॉटेज इंडस्ट्री में बात कर चुका हूँ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। इन द कंटेम्प्रेरी नोमेनक्लेचर, जैसे सुनथार और नहीं बनाते फर्नीचर अपने गांव के अंदर और हम जाते हैं वहीं से अगर थोड़ा सा तोल भाव करके वहीं से लिया था, दिस इज कॉल्ड द कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली। गिवन द नीड ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इट वाज ओनली द नेचुरल द स्केल ऑफ सेविंग बी रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज। दोनों ही रिलाइंग करती है किसके ऊपर, ऑन इट्स ओवन इंटरनल सेविंग, खुद के ऊपर ही, खुद का ही पैसा है, खुद ने इन्वेस्ट किया, खुद ने ही कमाया, उसी के ऊपर ही रिलाई करते हैं। द कंपल्सन ऑफ टू स्प्रेड देयर स्केर्स किस बात की, सेविंग ओवर एज अ मैनी प्रोडक्ट इज पॉसिबल इवन विद इन द कैपिटल इंटेंसिव कैटेगरी मीन दैट, क्या मीन करती है वो, ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट वाज एलोकेटेड जस्ट इनफ कैपिटल टू ऑपरेट ऑन द मिनिमम टेक्नोलॉजी एंड फिजिबल स्केल। एक मिनिमम कैपिटल और एक फिजिबल स्केल के साथ ही काम करती है। एंड वो जो स्केल है, दिस स्केल वाज जनरली सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द वन एट विच काउंटर पार्ट एंटरप्राइज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑपरेटेड। ठीक है, वो जो स्केल है वो सिग्निफिकेंटली तो स्मॉलर है, बट अगर उसका काउंटर पार्ट पकड़ा जाए एंटरप्राइजेस के रेस्पेक्ट में तो काफी अच्छा वर्ल्ड ऑपरेट करता है वो। एज द स्केल प्रोडक्शन इन इंडिया वाज इनहेरेंटली कॉस्टली रिलेटिव टू अदर कंट्रीज। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द एंटरप्राइजेस देन रिक्वायर्ड द प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड थ्रू स्ट्रिक्ट इंपोर्ट लाइसेंस। मतलब बेसिकली वही बोला, उनको प्रोहिबिटेड करना चाहिए, जो भी हम इंपोर्ट है या तो उन पे ऐसा लाइसेंसिंग सिस्टम हो ताकि वो हमें ज्यादा फायदा पहुंचाए, ना कि अदर कंट्री को। जैसे जीएसटी वाला सिस्टम मैंने बताया था ना, अगर कोई दूसरे देश का सामान लाके हमारे देश में बसता है तो उसका जीएसटी हमारे देश में काउंट नहीं होता, तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है उससे। कमाओ उससे वो देश रहा है लेकिन यूज उस चीज को हम कर रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट, वहां हमें अपने लाइसेंस सिस्टम को समझना चाहिए जहां इंपोर्ट के सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डिप्लॉइंग टू एलोकेट स्कैर्स सेविंग वर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्टेन हेवी इंडस्ट्री प्रोडक्ट इन द पब्लिक सेक्टर यूजिंग रेवेन्यू रिसोर्स एंड इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर। कैसे कर सकते हैं, वेयर बाय एनी इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी एक्सीड 1 मिलियन, जो कि जो रिवाइज था कितना था 1964 के आसपास 2.5 मिलियन था, केम टू रिक्वायर्ड ए लाइसेंस इशू बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। पहला बात, एक्सक्लूड करना चाहिए लाइट मैन्युफैक्चरर्स को जिनको फ्रॉम असेसिंग ए स्केर्स सेविंग से, जिनको डर है। इनिशियली द गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए पॉलिसी टू डिनाइंग लाइसेंस फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उनकी बातों को डिनाई कैसे किया। लेटर इन 1967 इट अडॉप्टेड दैट द एसएसआई रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर विच ड्रू अप अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड रिजर्व देम फ्रॉम एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर by enterprises with 1 million or less in investment in a plant or machinery। भाई उत्तर 1 मिलियन के आसपास या उससे भी कम। जब ये उस टाइम की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है, 1967 उस टाइम की जब की बात हो रही है उसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। पीएम नेहरू को इसमें इंटेंस करके पूरी बात को लिखा गया है। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम इंडिया बिकेम अनकॉम्पिटिटिव अगेंस्ट फॉरेन प्रोडक्ट इवन इन अ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग विद इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी लिमिटेड टू 1 मिलियन। इन सब चीजों के कारण ही तो पीछे था। एंड कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ इवन दिस प्रोडक्ट कुड नॉट मैच देयर फॉरेन काउंटरपार्ट। मतलब एक तो हमें इतना कम मिल रहा है, उसके ऊपर उसकी क्वालिटी भी इतनी शानदार नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से हम फॉरेन के जो भी प्रोडक्ट है उनको काउंटर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जो थी, उसके बाद बता रहे कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑन दिस प्रोडक्ट कुड नॉट मैच द फॉरेन काउंटरपार्ट, द टू हैड टू बी प्रोटेक्टेड वाया इंपोर्ट लाइसेंस। उल्टा उनको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है विद इंपोर्ट शट डाउन। अगर इंपोर्ट की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट लाइसेंस ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ ए न्यू डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, ऑल सोर्स ऑफ कंपटीशन वर एलिमिनेटेड। अगर हम इंपोर्ट को शट डाउन कर देंगे और इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग को भी ब्लॉक कर देंगे तो जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस हैं उनको भी कंपटीशन से अपने आप वो बाहर हो जाएंगे। इनएफिशिएंसी फ्रॉम अ लेक ऑफ कंपटीशन वाज दोज पिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ स्केल। Even so, with import strictly controlled and domestic output limited by the license, products such as steel, scooter, and automobile are cement had the potential to generate a large profit from those lucky enough to get license. सही है। Price control were adopted as the solution, but that created shortage of the items. Distribution control requiring a government issue permit to प्रोक्यूर द आइटम्स फॉलोड। सब समझा हुआ, चलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम ए डेवलपमेंट स्टैंड पॉइंट
अगर उसके एक स्टैंड पॉइंट की बात करें तो इंडस्ट्री के फिर उसको डिवाइड किया जाता है इन फॉर्मल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, फॉर्मल कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर एंड इनफॉर्मल कॉटेज इंडस्ट्री सेक्टर। बेसिकली बात यही कर रहा है, एक लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल के बारे में इसको वापस से डिवाइड करके देखना चाह रहा है कि कैपिटल गॉट कंसंट्रेटेड, कैसे कंसंट्रेटेड हो रही है, ऑलमोस्ट इंटायरली इन द फॉर्मर एंड द लेबर इन लेटर, हार्डली एनी अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन or unskilled worker except in the public sector. India remain primarily agriculture with 66% and workforce trapped in the sector is 1987 to 88। बेसिकली बात ये कर रहा है कि अगर फिर से हम वही है कि अनस्किल और ये पैसा कम और वो कम, तो हमारे पास क्या रहेगा, हम फिर से डिपेंडेंसी पूरी लगभग इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी डिपेंडेंसी जो है एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा, इसीलिए जो किसान अभी रोड पे है गवर्नमेंट की सही में हालत खराब है। ठीक है, तो अगर इंडिया की डिपेंडेंसी ही एग्रीकल्चर पे है, अगर उसका प्राइवेट सेक्टर की ओर एग्रीकल्चर को डालने का प्लान है तो इंडिया बहुत शानदार कमाएगा। बट जो किसान बोल रहे हैं उनकी बात भी शायद इन लोगों को सुन लेनी चाहिए। वैसे हम मुद्दे से भटक रहे हैं हमारे आर्टिकल से, वो थोड़ा बहुत चेंज चाहते हैं शायद, जैसा भी आपने मेरे एक दो आर्टिकल आया होगा, वैसे भी न्यूज़पेपर इतना नहीं लाएगा आर्टिकल किसानों के ऊपर, क्योंकि मीडिया की हालत अभी आपको पता है। तो यही है, एफिशिएंसी रिक्वायर्ड द एलोकेशन ऑफ द स्केर्स सेविंग टू लाइट मैन्युफैक्चरिंग। भाई वही है, एफिशिएंसी भी तो है, उसको भी रिक्वायर्ड कर देता है, सेविंग जो है उसमें भी तो डर है। अलाउिंग देम टू अचीव स्केल ऑफ प्रोडक्टिव क्वालिटी नेसेसरी टू compete a vast global economy that would have created jobs for the unskilled and the decent wages and the facility of rural and urban migration। उनकी बात हो रही है, रिजल्टिंग राइजिंग इनकमिंग would have led the rising saving and provide investable funds for the investment and progressively more capital intensive product। भाई ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमा पाएंगे, ज्यादा कमा पाएंगे तो ज्यादा कंट्री को फायदा होगा और हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर भी कम होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी प्रिसाइसली स्ट्रेटेजी को, जो स्ट्रेटेजी साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर ने फॉलो की थी 1960 और 70s के अंदर, तो उसके ऊपर कभी वो बहुत बड़ी है, तो उसकी अगर कभी एनालिसिस करने का मौका मिला उस टाइम में उन्होंने कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी साउथ कोरिया ने, ताइवान ने, तो कभी टाइम मिला तो उसके ऊपर बहुत शानदार वीडियो बनाया जाएगा। बेसिकली मोटा मोटी तौर पे अगर इस पूरे आर्टिकल का मैं सार निकालू तो ये कहना यही चाह रहा है कि हमें अगर इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो हमें कौन कौन से एंटरप्राइजेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिकली सबको पता है कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस पर अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो बेसिकली यू हैव गेट मोर अर्न एंड मोर प्रॉफिट टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दैट्स द सिंपल क्लू फॉर एवरी कंट्री टू रीच देयर प्रॉफिट एंड हायर लेवल टू हायर। ठीक है, वही बात है कि हॉनेस्टी तो सब में होती है, उसके एक अप लेवल पे जाओ ना, तब यू कैन गेट इजीली द इंटीग्रेटेड लेवल। ओके, सो बात करेंगे बाकी। अब मैं देखता हूँ ये साउथ कोरिया वाला, ये बहुत शानदार वीडियो बन सकता है इसके ऊपर, बट वही है ना, पेपर पे वर्क करने से आपको इतना मतलब थोड़ा अच्छा फील नहीं आता, तो बस उसी के डर है, तो उसी के लिए सोच रहा हूँ इस पे बहुत शानदार एक खुद का ही मैं सोच रहा हूँ एक एक टॉपिक उठाऊं जिसके ऊपर आपको काफी आर्टिकल के अलग अलग चीजों पे भी फायदा मिले। बाकी आज मैं 2 मिनट का वोकैब सेशन भी लाऊंगा शाम को 6 बजे, तो मिलते हैं आज टेलीग्राम चैनल पे जहां पे आपका टेस्ट होगा 2 मिनट वोकैब सेशन का भी। ओके, तो बाय।